मनुष्य के आहार नाल में पाचन क्रिया का वर्णन करें। मनुष्य की पाचन क्रिया निम्नलिखित चरणों से विभिन्न अंगों से पूर्ण होती है। सबसे पहले बच्चे आप मुख में भोजन करते हैं। भोजन का अंतर्गहन मुख गुहा में होता है। ठोस भोजन को दांतों की सहायता से महीन टुकड़ों में बल्ला जाता है। लार में पाया जाने वाला टाइलिन या लार इमाइलेज नामक एंजाइम भोजन के कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज में बदल देता है। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। भोजन बच्चे जो आप भोजन करते हैं, आपके भोजन करने के बाद वो भोजन मुख्य गुहा में पहुंचता है। मुख्य गुहा में दांतों और जीभ की सहायता से भोजन के कणों को पीसा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं भोजन के कणों को पीसा जाता है। भोजन के कणों को मुखों की सहायता से मुख्य गुहा में भोजन जाता है। दांतों की सहायता से भोजन को महीन कणों में पीसा जाता है। यहाँ देख रहे हैं आपके मुख्य जीभ में मुँह के कितने 3 भाग होते हैं, लार ग्रंथियाँ। मुख से टालिन नामक लार इमाइलेज निकलता है जो भोजन के महीन कणों को मल्टोज में बदल देता है। भोजन देखने लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये लार ग्रंथियाँ जो हैं टाइलिन का स्राव करती हैं। लार निकलता है जो इसी कारण भोजन मीठा लगता है। उसके बाद भोजन मुख्य गुहा के बाद बच्चे भोजन आपके ग्रास नली में पहुंचता है। मुख्य गुहा एक संकीर्ण नली में खुलती है, इसे ग्रास नली कहते हैं। यह मुख में खुलती है। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय की आंतरिक भित्तियों में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियाँ जठर रसों का स्राव करती हैं। इन जठर रसों में पेप्सिन तथा टेनिन नामक पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाते हैं। देखते हैं पेप्सी, थम्सअप, कोका कोला पीते हैं। उसी प्रकार प्रकृति ने आपकी आमाशय में उस रस दिया है पेप्सी, जिसको पेप्सिन कहते हैं। भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। भोजन की आंतरिक भित्ति, आमाशय की आंतरिक भित्ति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जो जीवाणु नाशक होता है। आप जो भोजन करते हैं, भोजन के जितने जीवाणु हैं आपके आमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उनको नष्ट कर देता है। उसके बाद भोजन पक्वाशय में पहुंचता है। आमाशय के बाद भोजन पक्वाशय या ग्रहणी में पहुंचता है, जहाँ क्षारीय माध्यम में पाचन क्रिया होती है। पित्ताशय से निकलकर पित्त नामक जीवाणुनाशक क्षारीय द्रव्य पक्वाशय में भोजन से मिलकर क्षारीय बनाता है और वसा का ऑक्सीकरण कर देता है। वसा का ऑक्सीकरण किया जाता है, घी डालडा जैसे कणों को तोड़ा जाता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। बच्चे इसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में आंतरिक गति के कारण अधपचा भोजन लेई के रूप में बदल दिया जाता है। अधपचा भोजन लेई के रूप में बदला जाता है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों जैसे उभार होते हैं, जिसे रसांकुर कहते हैं। यहाँ भोजन के कणों को लेई के रूप में बदला जाता है। उसके बाद भोजन बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और अनपचे भोजन का बहिष्करण कर दिया जाता है। बड़ी आंत में अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है, जिसके बाद अनपचा भोजन मल के रूप में त्याग दिया जाता है। इस क्रिया को बहिष्करण कहते हैं। इस प्रकार से भोजन
भिन्न भिन्न चरणों से होते हुए आपके मल द्वार से होते हुए दांत ये ग्रसनी में पहुंचता है, लाल ग्रंथियां होती है, आमाशय से रस निकलते हैं। उसके बाद भोजन छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार के रूप में बाहर निकल जाता है। ये अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र बच्चे बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। ये आप चित्र बना सकते हैं या आपके किताब भारती भवन के पेज नंबर 8 में फिगर नंबर 1.9। उसके बाद बच्चे ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, यहाँ देखिए मनुष्य के मुख्य गुहा में जो ग्रंथियां हैं वो ग्रंथियां 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखो ये बच्चे, लार ग्रंथियां पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि यहाँ पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां भोजन में को टैलिन में बदल देती है, लार इमाइलेज निकलता है और भोजन का पाचन करता है। उसके बाद मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बांटा होता है, उनके नाम लिखें। मनुष्य का आमाशय बच्चे 3 भागों में बांटा है, कार्डियक, पाइलोरिक भाग और कुंडिक भाग। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। मनुष्य की छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 cm होती है। इसके 3 भाग हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन मुख्य भागों से बटा है? मनुष्य के आहार नाल में 8 भाग हैं। मुख्य गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, इसको लीवर कहते हैं, अज्ञानाशय और मलाशय। ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें, निगल द्वार और कंठ द्वार। मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो मनुष्य में पाचन आहार नाल के मुख्य गुहा से शुरू होता है। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो मनुष्य की आहार नाल की छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण होता है। फिर है भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे वह क्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज कणों को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, जिससे अवशोषित होकर कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, उसे भोजन का पाचन कहते हैं। भोजन के बड़े बड़े कणों को एंजाइम की सहायता से छोटे भागों में बदला जाता है। भोजन अवशोषित होकर रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। यह भोजन का पाचन कहलाता है। देखो ये बच्चे, छोटी आंत में भोजन में होने वाले परिवर्तनों को बतावें। मनुष्य के में पाचन क्रिया मुख्य से आरंभ होती है और छोटी आंत तक जारी रहती है। देखिए यहाँ छोटी आंत तक जारी रहती है। भोजन के मुख में अंतर ग्रहण के बाद अच्छी तरह से पीसा जाता है, जिससे वह महीन कणों में बंट जाता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन सरल अणुओं में होता है। इसके बाद भोजन ग्रहणी में पहुंचता है, जैसे कि आपको पहले मैंने समझाया है। छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। पचा हुआ भोजन छोटी आंत के इलियम भाग में पहुंचता है, जहां उसका अवशोषण होता है। इलियम के दीवार में अंगुलियों के आकार की रचना निकलती है, इसे रसांकुर या बिलाई कहते हैं। इस रसांकुर द्वारा ही भोजन के विभिन्न अवयवों का अवशोषण होता है।
बिलाई में रक्त कोशिकाओं का घना जाल बिछा होता है जो भोजन को अवशोषित कर रक्त परिसंचरण तंत्र में डाल देता है। यह भोजन समस्त कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। भोजन का पाचन मुख्यतः आमाशय तथा छोटी आंत में होता है। यह भोजन 4 घंटों तक रहता है। यानी बच्चे, मुख्य रूप से भोजन छोटी आंत में पाचन होता है, जहाँ भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। अब देखिए, स्वपोषी और विषम पोषी में क्या अंतर है? कुंदन स्वपोषी केवल हरे पौधों में होता है। यह हरे पेड़ पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज का प्रकाश तथा जल आवश्यक है। इसके लिए सूरज का प्रकाश, जल आवश्यक नहीं है। भोजन में पाचन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। देखो जी बच्चे, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं। आमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रसों में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन को पचा सके। भोजन के साथ बहुत से जीवाणु आते हैं जो अम्ल के प्रभाव से मर जाते हैं। आमाशय में सेल पाया जाता है जो भोजन को, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। पाचन एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में तोड़ देते हैं, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और उनका अवशोषण हो जाता है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में शुद्रांत को कैसे विकल्पित करते हैं? शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य रसांकुर पाए जाते हैं। छोटी आंत में बच्चे शुद्रांत पाया जाता है। इनमें रक्त वाहिकाओं तथा लिम्फ वाहिनी का जाल बिछा होता है। विसरण क्रिया द्वारा भोजन का प्रोटीन, ग्लूकोज, खनिज, विटामिन इत्यादि रक्त में सोख लिए जाते हैं। वसी अम्लों तथा ग्लूकोज का अवशोषण लिम्फ वाहिनी में होता है। उपयुक्त के अतिरिक्त शुद्रांत की संकुचन और शिथिलन की गति भी भोजन के अवशोषण तक सीमा तक अवश्य सहायक होती है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इससे उत्पन्न होने वाला रस लार कहलाता है। इस रस में पाया जाने वाला एंजाइम टालिन कहलाता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को मल्टोस शर्करा में बदल देता है, जो सरलता से आहार नाल के अनुभागों में पाचित होता है। देखो जी बच्चे, अगला क्वेश्चन है दंत क्षरण। दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं? दंतों की रक्षा आप कैसे करेंगे? प्रकृति ने जितने भी पदार्थों को बनाया, आपकी दांतें भी बहुत बहुमूल्य हैं। दांतों के ऊपर जो ये चमकीला परत जो देख रहे हैं, इनको इनेमल कहते हैं। जो बच्चे भोजन के कण आप रात को खाते हैं, ये भोजन के कण आपके दांतों से सड़ जाते हैं, शर्करा का निर्माण करते हैं और आपके दांतों को कमज़ोर और तोड़ देते हैं। विभिन्न खाद्य जीवाणु खाद्य कणों के साथ मिलकर दंत पलाक बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात को खाने के बाद दांतों की सफाई करनी चाहिए। दंत पलाक बनता है जो दांतों को ढक लेता है। उसके अंदर अम्ल बनाने वाले जीवाणुओं द्वारा बनाए गए अम्ल लार से मिलकर उदासीन नहीं हो पाता। इस अम्ल के प्रभाव से दांत कमज़ोर हो जाते हैं और दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। अतः हमें खाने के बाद दांतों की सफाई करनी चाहिए। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? देखिए, पूर्ण रूप से वसा का पाचन आहार नाल के शुद्रांत्र में होता है। जठरीय लाइपेज भोजन में उपस्थित फैट्स को आंशिक रूप से तोड़ देता है।
भोजन के दर्शन, गंध तथा उसके विचार मात्र से ही आमाशय भित्तियों द्वारा जठर रसों का स्राव शुरू हो जाता है। देखते हैं बच्चे, जब आप स्नान करके आते हैं तो भोजन करने की इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ जठर रसों का स्राव होने लगता है। देखते हैं कहीं पार्टी में जाते हैं, आज पूड़ी मिलेगी, आपके मुंह से लार टपकने लगता है, क्योंकि भोजन का, अच्छे भोजन का दर्शन होने वाला है। अगल बगल कहीं पूड़ी बनती है तो उसकी गंध से आपके विचार मात्र से ही आमाशय भित्तियाँ रसों का स्राव आरंभ कर देती है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन आमाशय से शुद्रांत्र में जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, लीवर से जो पित्त निकलते हैं, भोजन में उपस्थित वसा के अणुओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं। घी डलडे के जो बड़े बड़े कण हैं, इमल्सीकृत कर देते हैं। इस क्रिया को इमल्सीकरण या पायसीकरण कहते हैं। तथा टूटा हुआ वसा इमल्सीफाइड वसा कहलाता है। अग्न्याशय रस स्रावित करते हैं। लाइपेज एंजाइम उपस्थित होता है। यह लाइपेज एंजाइम इमल्सीफाइड वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार से बच्चे हम वसा का पाचन करते हैं। पौधे हरे रंग के क्यों दिखाई पड़ते हैं? समझिए, पौधे हरे रंग की क्यों हैं? हजारों वर्षों से पौधे सूख क्यों नहीं रहे हैं? आखिर इनको हरा रंग किसने दे दिया? धूप पड़ता है, पानी पड़ता है, पत्तियां सूख क्यों नहीं पाती? तो बच्चे, पत्तियों में उपस्थित वर्णक या रंजक नीले तथा लाल क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करते हुए वे हरे रंग के प्रकाश को प्रवर्तित कर देते हैं। जितने भी प्रकाश बच्चे पत्तियों को मिलते हैं अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन जो हरा रंग का प्रकाश है प्रवर्तित कर देते हैं, अतः पौधे हरे दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकाश का प्रवर्तन अधिक होता है, वस्तु उसी रंग की दिखाई पड़ने लगती है। ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। पत्तियां सड़ती क्यों नहीं? तो पत्तियों पर मोम जैसा परत पाया जाता है। जाकर पत्ती को देखेंगे, जब पानी उस पर पड़ता है फिसल जाता है। इनकी पत्तियां स्पंजी होती है, स्पंज आकार की। अतः क्लोरोप्लास्ट पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। अतः इन्हें प्रकाश संश्लेषी अंग तथा हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? तो बच्चे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पादपों में होती है। प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संभव है। क्लोरोफिल वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो CO2 का सबसे बड़ा भंडार हमारा वायुमंडल है। पौधे इसे वातावरण से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। कवक तथा जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों नहीं होती? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? मृतजीवी। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? रसधानी या कुटपाद में। मनुष्य के जीव में ऊपरी सतह को पाई जाने वाली रचना को क्या कहते हैं? स्वाद कलियाँ। मुख्य गुहा में भोजन कहाँ पचता है? ग्रास नली में। ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरफ होने वाले सिकुड़न और फैलाव को क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन। भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित कर देता है? तो पेप्सिन। आहार नाल के लंबे भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आंत ग्रंथि। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? रेक्टम में। बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? सीकम। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? रेक्टम में। एक वयस्क मनुष्य की मुख्य गुहा में कितने दांत होते हैं? तो मुख्य गुहा में बच्चे 32 दांत होते हैं।
ये 4 भागों में बटे। एक दांत 8 दांतों को अपने में समेटा हुआ है। कतरना किया इंसाइजर, भेदा किया कैनाइन, अग्र चवर्णा किया प्रीमोलर, चवर्णा किया मोलर। तो बच्चे ये पाठ खत्म। थैंक यू। इस पाठ का PDF आपको भेज दिया गया है, आप उसको अपने फेयर कॉपी में नोट करें और इसको रटें, समझें।